नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। कनाडा में एक मामले से जुड़ी जांच के दायरे में भारतीय उच्चायुक्त समेत अन्य भारतीय राजनयिकों को शामिल करने के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने दर्ज की कड़ी आपत्ति। कहा, कई बार मांगने के बाद भी कनाडा ने नहीं दिए सबूत। कनाडा के पीएम ट्रूडो का भारत विरोधी रवैया जग जाहिर। जल जीवन मिशन में अनियमितता को लेकर झारखंड में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के घर, उनके करीबियों, आईएएस सहित कई अन्य के 20 ठिकानों पर ईडी की रेड। मंत्री के भाई विनय ठाकुर, निजी सचिव हरेंद्र सिंह के घर सहित कई विभागीय इंजीनियर्स के यहां छापेमारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर भड़की हिंसा। दंगाइयों ने कई वाहनों को किया आग के हवाले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से की बात। उपद्रवियों को सड़कों पर दौड़ाते नजर आए एसटीएफ मुखिया। एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद की गई। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी। आज बंगाल के मुख्य सचिव से हड़ताली डॉक्टरों की होगी बातचीत। कल आईएमए करेगा देश भर में एक दिन का उपवास। पुणे से मुंबई क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा शुभम नोडकर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के दोनों गिरफ्तार आरोपियों को शुभम ने पुणे में दी थी शरण। भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कनाडा को जमकर लताड़ लगाई है। विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि उसे रविवार को एक राजनयिक संदेश मिला, जिसमें कहा गया है कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त और कुछ राजनयिक एक मामले की जांच में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज करता है और इनके पीछे ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे को वजह मानता है, जो कि वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ट्रूडो सरकार ने जानने के बावजूद कनाडा में भारतीय राजनयिकों और समुदाय के नेताओं को धमकाने और डराने वाले हिंसक कट्टरपंथियों और आतंकियों को जगह दी है। इनमें राजनयिकों और भारतीय नेताओं को मौत की धमकियां तक शामिल हैं। इन सभी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उचित करार दिया जाता रहा। कुछ व्यक्ति जो कि अवैध तौर पर कनाडा में घुसे, उन्हें जल्द नागरिकता दी गई। भारत सरकार की तरफ से कनाडा से आतंकियों और संगठित आपराधिक सरगनाओं के प्रत्यर्पण के कई अनुरोधों को भी नकार दिया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप V2.0 का उद्घाटन किया। मंत्रालय ने ईसीआर यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड देशों में नौकरी चाहने वालों के कल्याण और बेहतर जानकारी के लिए ई माइग्रेट 2.0 लॉन्च किया। वर्ष 2014 में ई माइग्रेट पोर्टल को लॉन्च किया गया था। पोर्टल पर 2.81 लाख नियोक्ता पंजीकृत हैं। ये पोर्टल भारतीय श्रमिकों के विदेश में जाकर रहने और काम करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने में काफी मददगार रहा है। भारत की 21 देशों के साथ प्रवासन साझेदारी है, जिसका लाभ श्रमिकों को मिल रहा है। उद्घाटन के बाद संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में काम करने वाले मजदूरों के हित में इस पोर्टल को मील का पत्थर बताया। The launch of e-migrate portal V2.0 is a testament to our continuing efforts to create a safer, more transparent and inclusive mobility for Indian labour and marks a significant milestone in our efforts to safeguard the welfare and interests of our citizens. This is important because it also aligns with Goal 10 of the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals, which promotes facilitation of orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people.
यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम सोमवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार, सेमीकंडक्टर निवेश, एआई और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अपने वार्षिक इंडिया लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी कर रहा है। प्रारंभिक सत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लिक्विडाइन के सीईओ रयान रोसलैंस्की शामिल हुए। कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनईपी के 4 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि डिग्री से ज्यादा कौशल जरूरी है। हमें पूरी आबादी को कौशल शिक्षा प्रदान करना होगा। उन्होंने भाषा पर बात करते हुए कहा कि भाषा कोई रुकावट नहीं पैदा करती है। The critical thinking will come from the more understanding in the mother tongue. In India, the difficult time, my economic growth rate is around 7 and 8% of GDP. Language has no barrier. There are 22 scheduled languages in India. NEP is giving importance to all the 22 languages. 500 million workforce. That means Indian economy, Indians' job profile, India's communication, primarily on the internet. Mobile telephone was meant for talking, for communication, for the verbal communication. Now mobile phone is meant for data exchange. नई दिल्ली के होटल द ललित में सीआईआई का 12वां बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। फ्यूलिंग द फ्यूचर, सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ गोल्स थीम पर आधारित इस सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बायो एनर्जी के उत्पादन से पेट्रोल और डीजल के आयात में कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि पेट्रोल और डीजल के आयात पर 20 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता है। साथ ही बायो एनर्जी के उपयोग से अन्नदाता किसान ईंधन दाता बन पाएंगे और उन्हें सालाना अच्छी आमद भी होगी। बायोफ्यूल का उपयोग करके हमारे देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को भी बढ़ा सकते हैं और किसानों को भी समृद्ध संपन्न कर सकते हैं। अभी जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल हम शुगर केन जूस से बनाते हैं, बाद में बी हेवी मोलाइसिस जो है 7% जो आता है उससे बनाते हैं, और उसके बाद फूड ग्रेन से भी बना सकते हैं, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से भी बना रहे हैं। अब इसके साथ नुमालीगढ़ में हमारे यहाँ बाम्बू से इथेनॉल बना है, तो नेचुरली वो इकोनॉमिकली वायबल है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 12वें सीआईआई बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते 3 वर्षों में बायो एनर्जी की कहीं भी कमी नहीं हुई है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी कई अच्छी खबर हैं। पहले बायोफ्यूल का उत्पादन बहुत मामूली होता था, लेकिन 2014 में पूरा इकोसिस्टम बदल दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2018 तक आते आते प्रधानमंत्री मोदी ने बायोफ्यूल्स पर काफी ध्यान दिया है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल सहयोग का भी लाभ मिला है। Prime Minister set a target of 10% blending of biofuels by November 2022. That's a fact, it's recorded. And after that experience of not being able to do more than 1.5%, we today had a situation that we'd completed 10% blending 5 months in advance. इस बीच केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने सितंबर महीने में सौर और पवन ऊर्जा के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 2,01,458 मेगावाट के करीब पहुंच गया है, जिसमें 90,762 मेगावाट सौर और 47,363 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन शामिल है। वहीं देश की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता अब कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 46.3% है। आंकड़ों के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक शीर्ष 4 राज्यों में शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक देश में 2014 से नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन में 86% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है, जो 193.5 बिलियन यूनिट से बढ़कर 360 बिलियन यूनिट हो गई है। भारत हरित शिपिंग क्षेत्र में भी
महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और इसका लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 10 जहाज निर्माण देशों में और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल होना है। भारत एकमात्र G20 देश है जिसने G20 देशों में सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन होने के बावजूद अपने जलवायु लक्ष्यों को समय से पहले पूरा किया है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक भारत के पास 2023 में 44.7 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता थी, जो विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर थी। देश ने 2023 में 2.8 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी, जो 5 साल की धीमी वृद्धि के बाद उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। यूपी डायस्पोरा ने दुबई में निवेशकों को उत्तर प्रदेश की विकास गाथा सुनाई। यूपी डायस्पोरा फोरम ने यूपी मूल के अनिवासियों के साथ इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया। राज्य सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। दुबई के इंडिया क्लब में इन्वेस्ट यूपी और यूपी डीएफ डायस्पोरा के निवेशकों ने कई क्षेत्रों में रुचि दिखाई है। इस दौरान प्रवासी निवेशकों ने पीएम मोदी और सीएम योगी मॉडल की जमकर तारीफ की। यूपी के विकास गाथा सुन यूपी डायस्पोरा हॉल थैंक यू मोदी, थैंक यू योगी शब्दों से गूंज उठा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बात करते हैं यूपी के बहराइच की, जहां पर फिर हिंसा भड़की है। दंगाइयों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। 30 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता और ADG लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे हैं। हिंसा प्रभावित इलाके महसी और महाराजगंज में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज सुबह महसी से महाराजगंज के बीच 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में भयंकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। DM, SP सहित मंडलायुक्त आदि सहित 6 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर 1 किलोमीटर पहले से महसी में जाने से रोक दी गई। दरअसल आज सुबह जैसे ही वहां पर हिंसा की खबरें आई, फौरन सीएम योगी आदित्यनाथ ने DGP से बात करके ताज़ा अपडेट लिया और कहा कि सीएम योगी ने DGP को जरूरत पड़ने पर लखनऊ से सीनियर अधिकारियों को बहराइच भेजने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर विधायक के मनाने पर मृतक रामगोपाल मिश्र के परिजन अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले गए। कल की घटना के बाद महसी चौकी इंचार्ज और हरदी थाने के प्रभारी हटाए जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। विसर्जन के दौरान हुए बवाल में 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 20 वर्षीय रामगोपाल की मौत हो गई थी, जबकि 30 वर्षीय राजन घायल हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार सख्त रुख अपना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा।
प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में बिगड़ते हालात को देखते हुए एडीजी और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को घटनास्थल पर तुरंत जाने के आदेश दिए हैं। घटनास्थल पर पहुंचते ही अमिताभ यश उपद्रवियों पर कार्रवाई करते हुए नजर आए। तो इसके बाद एसटीएफ चीफ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एसटीएफ मुखिया पुलिस फोर्स के साथ बहराइच की सड़कों पर उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आए। ताज़ा हालात को देखते हुए बहराइच में फिलहाल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। अगले निर्देश तक इन सेवाओं पर रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन में हिंसा मामले की विहिप के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कड़ी निंदा की है। इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों पर लगातार हो रही हिंसा पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही आत्मनिरीक्षण करने पर जोर दिया। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के पावन जुलूस पर जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से हमला किया गया और जुलूस में शामिल एक व्यक्ति को पकड़कर मस्जिद में खींचा गया और उसको यातना दे देकर मार दिया गया और बाद में गोली भी मार दी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज के लिए चुनौती है और मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है। हमारे त्योहार पर भी हमले और अपने त्योहार पर भी हमले हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। सब लोगों को आत्मविश्लेषण करके अपने जवानों पर नियंत्रण करना चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद स्वागत है खबरों में। यहां पर आगे बढ़ते हैं। बात यहां पर करेंगे हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की और उनके परिवार की, जिन्होंने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है, जिसके बाद से वो परिवार समेत सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। ये 5 एकड़ जमीन खड़गे के बेटे राहुल M खड़गे को कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में हार्डवेयर सेक्टर में दी गई थी। बीजेपी कह रही है कि आवंटित की गई भूमि लौटाना खुद के द्वारा की गई गड़बड़ियों को स्वीकार करने जैसा है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा विंडिकेशन है। ये हमारी बातों पर एक मोहर लगी है। हम पहले से कहते आ रहे थे कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की दुकान, और मूडा स्कैम में जैसे भ्रष्टाचार करने के बाद 5,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद सिद्धरमैया जी अक्यूज नंबर 1 बने और फिर उनकी पत्नी ने लैंड रिटर्न करने की चेष्टा की, वैसे ही खड़गे फैमिली ने, जिसने कि एरोस्पेस पार्क की लैंड हड़पी थी, जो SC समाज के लिए, गरीब एंटरप्रेन्योर्स के लिए था, उनकी लैंड हड़पी थी। अब वो कह रहे हैं हमारी लैंड वापस ले लो। लैंड वापस देने से कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार किया उसका चुकाना पड़ेगा। क्राइम कम नहीं होगा इससे आपको तो जवाब इसका देना ही पड़ेगा। पर हाँ, एडमिशन ऑफ गिल्ट, मतलब कि मैंने गुनाह किया है, ये आज सिद्ध हो गया मूडा स्कैम में भी और यहाँ पर भी। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट पर आक्षेप लगाने के बाद आवंटित भूमि को लौटाने के निर्णय को सत्ता का दुरुपयोग बताया। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने गंभीर रूप से उनके ट्रस्ट और उनके परिवार के द्वारा संचालित ट्रस्ट पर आक्षेप लगने के बाद आवंटित भूमि को लौटाने का जो निर्णय लिया है,
ये इससे पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी ने यही किया था। यह स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करता है और यह एक प्रकार से स्वीकारोक्ति है कि सत्ता का दुरुपयोग करके भूमि को हड़पने का कार्य कर्नाटक में कांग्रेस में सर्वोच्च स्तर पर हो रहा था। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि आपकी मोहब्बत की दुकान अवैध संपत्ति के रूप में कैसे तब्दील हो गई। राहुल गांधी जी से साफ सवाल है कि आपकी मोहब्बत की दुकान ये इलीगल प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में कैसे तब्दील हो गई मेरे भाई। अभी तक तो उसमें नफरती सामान मिलते थे, जहर बुझे सामान मिलते थे, अब ये इलीगल प्रॉपर्टी की दुकान भी हो गई। इसलिए हमारा साफ मानना है कि कांग्रेस पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है और जमीनों के घोटाले में कुछ ऐसी कांग्रेस को जमीन से लगाव है कि जहां जहां सत्ता में आती है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, जमीन के साथ इनका विवाद जरूर जुड़ जाता है। भाजपा प्रवक्ता ने विनोबा भावे द्वारा किए गए आंदोलन की सराहना की। वहीं उनका कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विचारों से प्रेरित कांग्रेस ने भू हड़पम आंदोलन चलाया है। एक वो कांग्रेस पार्टी थी जो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित थी और आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था। आज राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के विचारों से प्रेरित ये कांग्रेस पार्टी है जो भू हड़प आंदोलन चला रही है। तो ये कांग्रेस का नैतिक पतन है, भूदान से लेके भू हड़प तक। किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। दरअसल चढ़ूनी ने कहा था कि हमने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन वहां सरकार नहीं बन सकी। इस पर यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सबको पता है कि किसने अपने फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल किया। आंदोलन के समय किस दल की क्या भूमिका थी, ये भी सबको पता है। आंदोलनकारियों के पीछे कौन कौन लोग थे, ये भी सब जानते हैं। और अब तो वो लोग खुद ही बता रहे हैं कि वो किसके लिए काम कर रहे थे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा ही देश में अराजकता का माहौल पैदा करना है। दो 2024 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। डेरन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को ये नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इन लोगों को इस बात के अध्ययन के लिए संस्थाएं किस प्रकार बनती हैं और समृद्धि को प्रभावित करती हैं के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल समाचारों में इतना ही।